Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with your SST classes. So class 6, we will be discussing the democratic government, that is the fourth chapter in your civics. So now before entering towards this chapter, let's have a recall of the previous chapter which we had completed, in which we learned about the government. There are various types of government in the world, like dictator, the autocratic government, yes, like yes or no, autocratic government, democratic government, like फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारे प्रकार की गवर्नमेंट होती है। और उन सब में से हम लोग जो आज जो पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में, दैट विल बी अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सो वी ऑल नो दैट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी क्या होती है वो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कैसे बनती है? ये डेमोक्रेसी से बनती है। डेमोक्रेसी से चूज की, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द प्रोसेस इन विच पीपल रूल देमसेल्व्स। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी सरकार बनाती है डेमोक्रेसी कि जिसमें जनता खुद क्या करता है, देश को चलाता है। लेकिन अब खुद मतलब यहाँ पे बहुत सारे, इसमें बहुत सारे तोड़ मरोड़ निचोड़ निकलती है, लेकिन इतना समझो पीपल चूज देयर लीडर। सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी में पीपल चूज देयर लीडर, और जो पीपल के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो समझेंगे डेमोक्रेसी, विल अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद जेनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन, लोगों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो एक सोच होता है, जो एक राय होती है लोगों की, वो कैसे जनरेट होती है वो देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, ये मुठभेड़ होते हैं, डेमोक्रेसी में अक्सर मुठभेड़ होते रहते हैं। सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजों को डेमोक्रेसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे। और डेमोक्रेसी हम लोग को जस्टिस, न्याय और समानता, असमानता नहीं, समानता, इक्वलिटी कैसे देती है, ये हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर। हम लोग छोटे से इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। सो वी शुड नो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारत है, ठीक है। इज दैट क्लियर? हमारा देश भारत एक विश्व का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश, या इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो द हेड ऑफ द स्टेट, हमारे देश के हेड जो होता है प्रेसिडेंट होता है, हु इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। अब जो प्रेसिडेंट होता है बेटा हमारे देश का हेड होता है, और उनको कौन इलेक्ट करता है? पीपल, हम ही लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अब देखो, डायरेक्ट मतलब सीधे थप्पड़ मारना। अब मैंने बोल दिया कि एक बच्चे को मैंने थप्पड़ मार दिया, वो डायरेक्ट थप्पड़ हो गया, तो मैंने बोल दिया कि तुम जाके उसको थप्पड़ मारो। मरवा तो मैं रहा हूं ना थप्पड़, भले वो मार रहा है, लेकिन अब वो जो मार रहा है, जो व्यक्ति थप्पड़ मार रहा है, जिसको मैंने, आई एम वेरी वेरी सॉरी, जिसको मैंने थप्पड़ मारने के लिए बोला, जिसको मैंने थप्पड़ मारने के लिए बोला, तो वो क्या है? मेरे बिहाफ पे थप्पड़ मार रहा है, मेरे कहने पे थप्पड़ मार रहा है। तो मान लो प्रेसिडेंट जो है हम ही लोग के द्वारा चूज किए जाते हैं, वी पीपल ऑफ इंडिया चूज इट, बट इनडायरेक्टली, जैसे मैंने किसी के द्वारा चूज करवाया वैसे ही। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सिटीजन्स ऑफ इंडिया चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधि को हम लोग क्या करते हैं? चूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या करता है? इन टर्न कंसेक्यूटिव कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज विच अल्टीमेटली इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। तो हमने चूज किया रिप्रेजेंटेटिव को, हमने वोट देके हमारे प्रतिनिधि को आगे किया, उनको खड़ा किया। तो जब ऐसे होता है तो ये पूरे देश भर में होता है, ये सब नो, पूरे देश भर में होता है। तो जो ये जाता है, चूज होके जाता है, जो हम लोग जिसको जिताते हैं वो लोग जाके क्या बनाता है? इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि सारे लोग जो इलेक्टेड लोग हैं, जिसने वोट इलेक्शन जीत के आया है, वो बनाता है, ग्रुप बनता है, और वो क्या करता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। अब सिंपल सी बात है, ये रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग ने चूज किया है, और ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे, हमारे लिए, हमारी ओर से प्रेसिडेंट को क्या करता है? इलेक्ट करता है।
और यहां पे जो इलेक्शंस की बात आई, इलेक्शंस आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के स्तंभ है इलेक्शंस। इलेक्शंस क्या है? डेमोक्रेसी के स्तंभ है, पिलर्स है। तो डेमोक्रेसी इलेक्शंस के बिना अच्छे से नहीं चल पाएगी। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम विच कंपीट विद ईच अदर इन दी इलेक्शंस। इंडिया के पास क्या है बेटा? मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन बहुत सारे पार्टी है। जैसे कि आज के दिन में देख सकते हो बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, देख सकते हो, दे आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक दूसरे से कंपीट करता है, फाइट करता है, नॉट तलवार लेके नहीं, फाइट करते इन सेंस वोटिंग्स, इलेक्शंस पे फाइट करता है। और जो पार्टी जीतता है वो क्या बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। तो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, दो से भी अधिक, तीन, तीन से भी अधिक, चार, पांच, छह, देयर आर रीजनल पार्टीज, बहुत सारे। मल्टी पार्टी मतलब होता है हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज पाए जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे विश्व में मल्टी पार्टी सिस्टम मिलेगी जैसे इंडिया के जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि इंग्लैंड, ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव टू पार्टी सिस्टम। यहां पे केवल दो दो पार्टी रहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में केवल दो पार्टी, तीन नहीं। लेकिन हमारे देश में तो इतने पार्टी है कि हम शायद गिन भी नहीं पाएंगे। और जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में क्या है? केवल दो पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। हैव टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम मतलब जिसमें केवल दो ही पार्टी रहेंगे, उसके अलावा नहीं रहेंगे। एक रूल करेगा, एक ऑपोजिशन बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है? रूलिंग पार्टी भी होता है, ऑपोजिशन पार्टी होता है, उसके बाद बहुत सारे खिचड़ी बन जाता है पार्टी होगी। इसलिए हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, चाहे मल्टी पार्टी सिस्टम हो, चाहे टू पार्टी सिस्टम हो, चाहे थ्री पार्टी सिस्टम हो, चाहे यूनिटरी हो, लेकिन पार्टी विच विन्स द इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट, द अदर पार्टी फॉर्म्स द ऑपोजिशन। तो सिंपल सी बात है, चाहे पार्टी एक, दो हो या तीन हो या मल्टी हो, सिंपल सी फंडा है ये समझने आप लोगों को, जो पार्टी इलेक्शंस जीतती है वो पार्टी क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। तो अब जो हम लोग ये चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं आज वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो ये गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जो पार्टी फॉर्म होगी, इलेक्शंस जीत रही है और जो पार्टी जीतेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो वो कैसे गवर्नमेंट बनाएगी? वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएगी। वो क्या करेगी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे जो गवर्नमेंट चूज किए जा रहे हैं, जो पार्टीज इलेक्शन लड़के जीत रहे हैं, वो किसके द्वारा चूज किया गया है? पीपल के द्वारा चूज किया गया है। और डेमोक्रेसी क्या बोलता है? डेमोक्रेसी ये बोलता है कि हम अपने गवर्नमेंट या हम अपने लीडर्स को खुद रिप्रेजेंट या खुद इलेक्ट करेंगे। तो उस संदर्भ में देखा जाए, सो इफ यू लुक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो गवर्नमेंट इलेक्शंस के द्वारा फॉर्म हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पार्टीज तो जीतेंगे, नहीं, सारे पार्टीज तो नहीं जीतेंगे, एक ही पार्टी जीतेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी जो जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन जो दूसरा सेकंड हाईएस्ट वोट जीतने वाले पार्टी जो रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपोजिशन पार्टी बोलेंगे, दी ऑपोजिशन। अब तुम लोग यहाँ पे देख लो, जो गवर्नमेंट बना रही है उनका तो काफी बड़ा महत्व है, क्योंकि वो सरकार बनाएगी, देश को चलाएगी। लेकिन जो अदर पार्टी जो बन रहा है ऑपोजिशन पार्टी, उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वो क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार समझो, इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे हैं कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारी इंडिया में सारे चीजें जो होते हैं डेमोक्रेटिकली होते हैं, वो लोगों के द्वारा चूज किया जाता है, इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इंडिया का हेड जो है प्रेसिडेंट है, जिसको हम ही लोग करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जिसको हम लोग वोट देके जिताते हैं, जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, जिसको हम लोग वोट देके, जो व्यक्ति को हम लोग वोट देके जिता रहे हैं, वो हमारे बिहाफ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। इलेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, और ये कहा जाता है कि ये हमारे डेमोक्रेसी का स्तंभ है। ये क्यों है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में क्या सिस्टम है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे पार्टी एक दूसरे से लड़ते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, और जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत या सबसे मेजोरिटी वोट जीतती है वो पार्टी क्या करती है? गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है। क्या है? टू पार्टी सिस्टम है, केवल वहां पे दो पार्टी चलते हैं। ठीक है, पार्टी विच विन्स द इलेक्शंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड जो सेकंड हाईएस्ट वोट मिल रहा है वो क्या होता है? वो क्या बनाता है?
ऑपोजिशन पार्टी। रोल ऑफ ऑपोजिशन, सो मैंने बोला कि रोल ऑफ ऑपोजिशन, तो जैसे कि हम लोग ने देखे बेटा कि देखो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी में सारा पावर लोगों के हाथ में होती है, ये सुनो, लोगों के हाथ में होती है क्योंकि हम ही लोग सरकार बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पड़े, जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट जीतता है या इलेक्शंस जीतता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट बनाएगी। तो वो जो गवर्नमेंट बना रही है पार्टी, उसको हम ही लोग ने वोट करके उठाया है। और ये जरूरी नहीं सारे पार्टी तो जीतेंगे नहीं, लेकिन जो हारने वाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन होते हैं, सेकेंड हाईएस्ट वोट। तो ऑपोजिशन का क्या महत्वपूर्ण महत्व है या उनका क्या किरदार है, ऑपोजिशन कैसे काम करती है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, द रोल ऑफ द ऑपोजिशन इज टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज टू इंश्योर दैट दे डू नॉट मिस गवर्न और बिकम डेस्पोटिक। तो ये जो ऑपोजिशन का किरदार होता है या एक रोल जो होता है, ऑपोजिशन का रोल ये होता है बेटा कि दे कीप चेक ऑन द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी नीतियां बनाई गई है, जितने भी पॉलिसीज बनाई गई है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग ने देखे गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, पार्टी जो इलेक्शन जीत रहा है वो गवर्नमेंट बना रही है। अब जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो अपनी विचारधाराएं भी डालेंगे, वो लोग अपने एजेंडा, अपने पॉलिसीज, अपनी नीतियां बनाएंगे, कुछ चीजें बनाएंगे। तो उस जो भी चीजें ये सरकार बनने के बाद बनाती है उसको कौन चेक करता है, ऑपोजिशन पार्टी। सिंपल सी बात है, द रोल ऑफ द ऑपोजिशन इज टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज। और ये दिलासा दे, ऑपोजिशन पार्टी बार बार देखे, ये दिलासा दे कि दैट दे डू नॉट मिस गवर्न, वो लोग को पावर मिला है देश चलाने के लिए, तो उसी के वो लोग को पावर मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मिस गवर्न करेंगे, यानी कि अच्छे से रूल नहीं करेंगे, और बिकम डेस्पोटिक। तो डेस्पोटिक का मीनिंग यहां पे लिखा गया है, अ गवर्नमेंट विच यूजेस इट्स पावर्स अनफेयरली एंड ब्रूटली। तो हम लोग ने गवर्नमेंट तो बनाया, इलेक्शन करके वोट करके जिताया, लेकिन उस गवर्नमेंट को देखना, उस गवर्नमेंट क्या सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रही है, कौन देखता है, ऑपोजिशन। वैसे हम लोग भी देख सकते हैं, हमारे जनता, हम लोग जनता है तो हम लोग को भी देखने का अधिकार है, लेकिन ऑपोजिशन ये सारे बातें आगे रखेंगे कि वो लोग का नीतियां, वो लोग का पॉलिसीज जो है अच्छा है या नहीं है, या वेदर दे आर रूलिंग प्रॉपरली और नॉट, यानी कि मिस गवर्न, अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं, या कभी कभी पार्टी क्या हो जाते हैं कि पावर लेने के बाद, पावर में आने के बाद वो लोग डेस्पोटिक हो जाते हैं, पावर का मिसयूज करते हैं, जैसे कि वो लोग अपना पावर अनफेयरली, अच्छे तरीके से यूज नहीं करते, ब्रूटली लोगों को दबाने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए ऑपोजिशन क्या करता है, ये सारी चीजों पे चेक करता है। इफ द पीपल आर अनहैप्पी विद द पार्टी दे हैव वोटेड इनटू पावर, दे कैन डिवॉइड इट फ्रॉम द पावर ऑफ बाय वोटिंग अगेंस्ट इट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। सबको पता है, तो यहाँ पे हम लोग ने रोल ऑफ ऑपोजिशन में देख रहे हो कि चेक करता है, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग, इंसान ने किसी भी पार्टी को वोट देके ना आगे बढ़ाया है, तो यदि हम लोग को लग रहा है कि वो पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हम लोग हैप्पी नहीं है उस पार्टी से, तो जिस पार्टी को हम लोग ने सरकार बनाने के लिए या पावर में लाने के लिए हम लोग ने वोट दिया है, वो पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको पावर से हटा सकते हैं। डिवॉइड मतलब मूव अवे लिख सकते हो, या थ्रो अवे, वो लोग को हम लोग पावर से हटा सकते हैं, रिमूव, या इसको हम लोग रिमूव भी बोल सकते हैं पावर से। अगला इलेक्शन में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में वोट देंगे, ठीक है। आज मान लो हमारे जो सरकार है, उस सरकार से हम लोग खुश नहीं है, तो हम लोग असंतुष्ट है, तो हम लोग कल के दिन में जो अगला इलेक्शन आएगा, उस इलेक्शन में हम लोग उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ वोट देके उनको हरा सकते हैं, और हो सकता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी था उसको दोबारा से पार्टी में आने का मौका दे। तो हम लोग द अदर पार्टी, जैसे ऑपोजिशन ही नहीं, अदर पार्टीज भी होंगे, द अदर पार्टी देन गेट्स अ चांस टू फुलफिल द विशेस ऑफ द पीपल। तो यानी कि हमारे जो इच्छाएं है, उसको, हमारे इच्छाओं को, आज जो सरकार को हमने अपने चूज करके आगे पहुंचाया है, यदि वो हमारे इच्छाओं पे, हमारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पा रहा है, तो उसको हम लोग हटा सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में। तो इलेक्शंस ये एक प्रोसेस है जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स आर चोजन बाय इट्स पीपल, इसमें हम लोग जाके वोट देते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज द रोल ऑफ द ऑपोजिशन।
सो अब हम लोग ने देखे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंट्रोडक्शन हम लोग ने देखे इंडिया के बारे में। अब हमारे इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब हमारे इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हम लोग ने ये समझ में आया क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ही अपने गवर्नमेंट को चूज करती है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में लोगों को क्या कुछ मिलती है जिसके आधार पे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना सकती है। तो सबसे पहले देखो डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सिंपल सी बात है, अब्राहम लिंकन ने बोला था ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये सरकार जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट बनती है वो ऑफ द पीपल, लोगों का है, ये लोगों के द्वारा बनाया गया है और ये लोगों के लिए ही बनाया गया है। सिंपल सी बात है, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट क्या है, पीपल का है। किसका है, पीपल का है। बाय द पीपल यानी कि लोगों के द्वारा चूज किया गया है, इलेक्ट किया गया है, एंड फॉर द पीपल, और वो पीपल के लिए है। इंडिया फॉलोज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। People representatives, TIVES, representatives who in turn run the government. All the adults of the Indian have the right to vote. This is known as universal adult franchise. तो ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी में सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इंडिया रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलाता है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मतलब हम सारे अब मैं आगे जाके देश के लिए सरकार नहीं बना सकता, लेकिन सरकार बनने में मैं वोट दे सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि हम सारे लोग अपने से क्या करते हैं, अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव आगे रखता है। यानी कि 10 आदमी या 20 आदमी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में इतना बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट लीडर आज के दिन में पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति है, जिनको हम ही लोग ने क्या करके जिताया है, इलेक्शंस देके, इलेक्शंस में वोट देके जिताया है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग ने उनको वोट दिया है, सहयोग किया है, इसीलिए वो आज के दिन में पीएम है। लेकिन वो हमारे ही प्रतिनिधि है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि हम ही लोग ने उनको वोट देके खड़ा किया। इज दैट क्लियर? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोग अपने या बहुत सारे लोगों के लिए बोलने वाले एक व्यक्ति को आगे खड़े करने के लिए, जिसको हम लोग खड़े करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। और जिसको हम लोग चूज करते हैं वो हमारे लिए सरकार चलाता है। जितने भी एडल्ट्स डेमोक्रेसी में हैं उनको वोट का अधिकार मिलता है। सारे व्यक्ति जो एडल्ट्स है उसको हम लोग वोटिंग राइट्स मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब ये है बेटा, द एडल्ट्स हु आर 18 एंड अबव 18 गेट्स द राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी में बहुत सारे फीचर्स होते हैं बेटा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का भी देख सकते हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है, राइट टू। इसके बारे में और आगे विस्तृत में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, हम लोग ने पढ़े हैं। इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग्स। पब्लिक ओपिनियंस, लोगों का, जनता का राय पूछा जाता है। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, उसमें अलग से इंटरेस्ट ग्रुप भी रहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मीडिया, जिसको हम लोग फोर्थ स्टेट भी कहलाते हैं, और वेरी पावरफुल चेक ऑफ मिसरूल। तो मीडिया जो कि आज के दिन में न्यूज चैनल्स, अखबार, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी चीजें मीडिया दिखाता है। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी इंडिया में फॉलो किया जाता है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, प्रतिनिधि को चूज करते हैं, लीडर्स को चूज करते हैं, जो हमारे लिए देश चलाता है या सरकार बनाता है या सरकार चलाता है। सारे एडल्ट्स को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वोटिंग का अधिकार मिलता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इलेक्शंस होते हैं बेटा, पब्लिक ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट स्पेशल ग्रुप्स, जात पात से लेके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं,
मीडिया काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज डेमोक्रेसी का एक तुम लोग बोल सकते कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब सिंपल सी बात है, भागीदारी लेना या भाग लेना या भागीदारी होना या किसी के लिए पार्टिसिपेट करना। तो पार्टिसिपेशन काफी जरूरी है। तो पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी, पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। तो हम लोग पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं, भाग कैसे लेते हैं डेमोक्रेसी में, कि हम लोग इलेक्शंस में जाते हैं। वी हैव द राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। तो इन डेमोक्रेसी पीपल के पास एक अधिकार होता है कि वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करें, इलेक्ट करें, चूज करें थ्रू पार्टिसिपेशन। भागीदारी लेंगे किसके जरिए, इलेक्शंस के जरिए। किसमें भागीदारी लेंगे हम लोग, इलेक्शंस में लेंगे, ठीक है। तो विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव। इलेक्शंस नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो हमारे देश के जो आर्टिकल 325 ये बोलता है, संविधान में ही लिखा गया है, हमारे संविधान रिटर्न है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रूल बुक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और कोई नहीं है। देश संविधान जो देश के लिए काफी बड़ा होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हमारे आर्टिकल 325 में ये लिखा गया है, इंडिया स्टेट्स कहता है दैट नो इंडिविजुअल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर एंड रिलीजन। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि आर्टिकल 325 ये बोलता है कि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 325 में ये लिखा गया है, ये बोल दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति को उसके वोटिंग अधिकार से नहीं हटाया जा सकता। किसके आधार पे, उसके जात के आधार पे, उसके जाति के आधार पे, जेंडर चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी आधार पे हम लोग किसी भी व्यक्ति का वोटिंग राइट को हम लोग छीन नहीं सकते। ये हमारा डेमोक्रेसी बोलता है, सॉरी ये हमारा संविधान बोलता है, जिसमें आर्टिकल 325 में लिखा गया। सो इलेक्शंस में जाने के लिए तुमको यूनिवर्सिटी 18 वर्ष के ऊपर होना पड़ेगा। तुमको कोई मतलब नहीं है कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, चाहे तुम लड़का हो, चाहे तुम लड़की हो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे छोटे कास्ट के हो, चाहे हायर कास्ट के हो, कोई भी मतलब नहीं रहेगा। हमारा देश, हमारा संविधान सबको ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति को अपने वोटिंग अधिकार से हटाया नहीं जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर एंड रिलीजन। इज दैट क्लियर? तो इलेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन इलेक्शंस, अब हम लोग इलेक्शंस करना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब इलेक्शंस क्यों जरूरी है, व्हाई आर इलेक्शंस इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज आवर्स। हमारे जैसे इलेक्शंस आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस। अब डेमोक्रेसी क्या है, की कंपोनेंट है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी क्यों, क्योंकि सबको बराबर समानता मिल रहा है। किसी का वोट आधा नहीं गिन रहा है, किसी का 2 नहीं गिन रहा है, किसी का 4 नहीं गिन रहा है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे हिंदू, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है, वॉट एवर में दे में बी, वो लोगों को इक्वल राइट्स मिलते हैं। वोटिंग का क्या मिलता है, इक्वल राइट्स मिलता है। दैट मीन्स सबका वोट एक अधिकार, एक वोट एक अधिकार, 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, एक वोट एक मोल एक कीमत, ठीक है। ये डेमोक्रेसी को एक हेल्दी बनाता है। हियर आर फ्यू पॉइंट्स व्हाई इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। इलेक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टू कीप द चेक ऑन आवर लीडर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। सिंपल सी बात है, हम लोग लीडर्स के ऊपर क्या रहेंगे, शिकंजा कसेंगे। ये देखेंगे कि हमारे लीडर्स सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही मायने में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना है, ठीक है। अगर लीडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो अगले वाले इलेक्शन करेंगे तो हटा देंगे उनको, सिंपल सी बात है। तो ये देखने के लिए है। टू इलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट। इलेक्शन इसलिए भी होता है कि एप्रोप्रिएट कैंडिडेट, सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट को चूज करने के लिए, सबसे अच्छे कैंडिडेट को चूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं। क्योंकि जो जितना अच्छा कैंडिडेट रहेगा उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग रहेगा, ठीक है।
हमारे डिसीजंस लेने के लिए हम लोग इलेक्शंस करवाते हैं ताकि अच्छे कैंडिडेट को चूज करें और वो अच्छे कैंडिडेट हमारे लिए क्या करे, डिसीजंस ले। और हम लोग कैंडिडेट्स को क्यों चूज करते हैं या इलेक्शंस क्यों करवाते हैं, इसीलिए क्योंकि एज इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल द सिटीजंस टू सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस। क्या तुम ही लोग सोचो, आप ही लोग सोचो, हम ही लोग सोचे, क्या ये संभव है कि सारा देश के लोग एक साथ बैठ के देश के लिए डिसीजंस ले? सोचो, ये संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है और ये संभव होगा भी नहीं, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल कि हमारे देश का इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि वो सारे पॉपुलेशंस को एक साथ एक ही जगह पे एक ही समय पे एकत्रित करके देश के लिए डिसीजंस लेना नामुमकिन है। तो ये नामुमकिन है, तो इसको मुमकिन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारे एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता है, एक लीडर को चूज करते हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ लीडर एक लीडर को चूज करता है, तो वो लोग क्या करता है, इन रिटर्न वो हमारे लिए क्या लेता है, डिसीजंस लेता है। इज दैट क्लियर? अब देखो, क्वालिफिकेशंस फॉर अ कैंडिडेट ऑफ अ कैंडिडेट। अब देखो 18 वर्ष के ऊपर के लोग तो वोट देंगे। अब लेकिन किसको वोट देंगे? एक व्यक्ति को ना वोट देंगे। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, जो अच्छा है, जो लीडर बनने को क्षमता रखता है, जिसके पास क्वालिटीज हो, उसके पास या उसको ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शंस में खड़ा करेंगे। सो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, एक इलेक्शंस में हम लोग तो इलेक्ट करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति आगे जाके हमारे लिए खड़े हो रहा है उसको क्या चाहिए इलेक्शंस लड़ने के लिए, एक लीडर बनने के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक गवर्नमेंट चलाने के लिए, एक व्यक्ति को इलेक्शंस लड़ने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। ये हमारे संविधान ही लिखा जाता है, द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शंस एज लेड डाउन बाय द काउंसिल शुड बी ही शी शुड नॉट बी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले एक व्यक्ति को अगर इलेक्शंस लड़ना है, वोट में खड़े होना है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात कि वो देश के बाहर के नहीं होना चाहिए और वो देश के नागरिक होने चाहिए। ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स, 25 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शुड नॉट बी लुनेटिक, लुनेटिक मतलब पागल, बैंकरप्ट मतलब एकदम गरीब, और या तो देश के लिए ट्रेटर, ट्रेटर को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, यू कैन से जो धोखाधड़ी करने वाला होता है देश के लिए, ठीक है, देशद्रोह बोलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए। सबसे सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात कि तुमको भारत के नागरिक होने चाहिए, 25 साल का उम्र होना चाहिए या 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, और लुनेटिक यानी कि यू शुड नॉट बी मेंटली you should not be mentally you should not create mentally problems या mental problems, या तुम लोग गरीब वो नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट गरीब नहीं होना चाहिए, एंड ट्रेटर देश के लिए विद्रोह नहीं होना चाहिए, देशद्रोह नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ही शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी सीरियस क्राइम, और किसी भी प्रकार के इलीगल क्राइम या जुर्म के नाम पे, उनके नाम पे किसी प्रकार का जुर्म या किसी प्रकार का क्राइम किया हुआ लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी कि एक कैंडिडेट को इलेक्शंस में लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल नाउ, यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर में। तो आज हम लोग ने देखा इंट्रोडक्शन में इंडिया के बारे में, देखे डेमोक्रेसी क्या है, इंडिया का रोल ऑफ अपोजिशन क्या होता है हम लोग देखे, डेमोक्रेसी में क्या क्या गुण होते हैं हम लोग ने देखे, ठीक है, लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वोट के जरिए, ठीक है, और इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये लोग भी हम लोग ने देख लिए। एंड एक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एक कैंडिडेट को एक इलेक्शंस में लड़ने के लिए, ये भी हम लोग ने देखे। तो ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। सो फर्दर विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट video. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.